हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रजातंत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि डेमोक्रेसी। जो कि डेमोक्रेसी में दो प्रकार के प्रजातंत्र होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और एक अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो इन दोनों के बीच गुण, दोष और अंतर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए अपने इस वीडियो को। तो जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पीडीएफ के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रजातंत्र क्या है और उनके भेद की विवेचना कीजिए, या फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के गुण, दोष और इन दोनों के बीच अंतर पूछ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कि विद्वानों के अनुसार प्रजातंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जिसमें से सबसे पहला आता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो इसमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को प्रजातंत्र का विशेष रूप कहा गया है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन करती है। इसमें जनता एक जगह एकत्रित होकर स्वयं ही विधियों का निर्माण करती है और प्रशासन संबंधी नीतियों का निर्धारण करती है तथा सरकारी पदाधिकारी का निर्वाचन करती है। तो इसी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में हर्नसा ने अपने शब्दों में विशुद्ध लोकतंत्र शासन हुआ है, जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का कार्य करती है, जो कि प्राचीन काल में भारत, चीन, यूनान तथा रोम में यह प्रथा प्रचलित थी, जो कि आधुनिक काल में चूँकि राज्यों का क्षेत्रीय आकार बहुत बड़ा हो गया है, तो अतः प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की प्रणाली संभव नहीं रह पाई है। तो फिर भी वर्तमान समय में स्विट्ज़रलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड के नगरों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण मिलते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण निम्नलिखित हैं, जो कि नीचे पॉइंट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहला आता है जन निर्णय। तो जन निर्णय ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा सरकार किसी विधेयक पर व्यवस्थापिका से पारित होने पर या पारित होने के पूर्व जनता की राय लेती है। जन निर्णय दो प्रकार का होता है, अनिवार्य एवं ऐच्छिक। तो अनिवार्य जन निर्णय की स्थिति में प्रत्येक विधि पर जनता की सम्मति लेना आवश्यक है, जबकि ऐच्छिक जन निर्णय की स्थिति में सरकार द्वारा केवल संवैधानिक या महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही जनता की राय ली जाती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है प्रस्तावाधिकार। तो इसमें प्रस्तावाधिकार वह उपकरण है जिसके माध्यम से देश की मतदाता देश की व्यवस्थापिका की विधि निर्माण का आदेश देते हैं। इसके अंतर्गत मतदाताओं की सुनिश्चित संख्या व्यवस्थापिका से किसी विशिष्ट प्रकार के कानून का निर्माण करने के लिए आवेदन करती है। यहाँ जनता वंचित विधेयक का प्रारूप तैयार कर व्यवस्थापिका को उसे पारित करने के लिए कह सकती है। यदि व्यवस्थापिका इसे पारित कर देती है तो वह कानून बन जाता है। यदि व्यवस्थापिका इसे पारित नहीं करती है तो यह जल्द निर्णय के लिए
जन निर्णय के लिए भेज दिया जाता है। यदि अधिकांश जनता इसे विधेयक के पक्ष में मत देती है तो वह विधेयक कानून बन जाता है। तो इस प्रकार से भारत में भी है, जो कि विधेयक के द्वारा जो भी कानून बनाते हैं उसे आम जनता को पालन करना होता है। इसके बाद यद्यपि प्रस्तावाधिकार के माध्यम से जनता मनोवांछित कानून को पारित करवाने में सफल हो जाती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि चूंकि साधारण जनता कानून की जटिलता एवं सूक्ष्मता को समझने में असमर्थ होती है, अतः दोषपूर्ण कानून के पारित होने की संभावना बनी रहती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है प्रत्यावर्तन। तो प्रत्यावर्तन का वह अर्थ है जो अधिकार जिसके अंतर्गत निर्वाचकों को अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने अथवा पदच्युत करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। यदि जनप्रतिनिधि या कोई सरकारी पदाधिकारी जनता की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो मतदाताओं की एक निश्चित संख्या पहले की तरह प्रतिनिधि या संबद्ध पदाधिकारी को उनकी अवधि के पूर्व ही आवेदन द्वारा पदच्युत करने की मांग करती है। यदि आवेदक के आधार पर प्रतिनिधि पद त्याग कर देते हैं तो ठीक है, अन्यथा उक्त प्रस्ताव पर जनमत लिया जाता है। इसका प्रयोग इस समय भी अमेरिका के ओरेगोन उपराज्य एवं स्विट्जरलैंड के कई उपराज्यों में किया जाता है। इसके बाद प्रत्यावर्तन के द्वारा यद्यपि मतदाता अपने प्रतिनिधि पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु इस व्यवस्था के भी कई दोष हैं। सबसे पहला, निर्वाचन इस अधिकार का दुरुपयोग कर प्रतिनिधि को कठपुतली मात्र बना देते हैं, और दूसरा, जनता सभी मामलों के सुदूरवर्ती परिणाम को ठीक से नहीं समझ सकती है, अतः विरोधी दल जनता की किसी भी कार्य के निकटवर्ती परिणाम की ओर ध्यान दिलाकर प्रतिनिधि को पदच्युत कराने के लिए बहका सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है जिसमें से जहाँ मात्र साधारण बहुमत से प्रतिनिधि चुने जाते हैं वहाँ यह प्रथा ठीक से नहीं कार्य कर सकती, क्योंकि अधिकांश प्रतिनिधि तो पूर्ण बहुमत प्राप्त कर नहीं जीतते। कभी कभी ऐसा होता है कि 20% मत प्राप्त कर ही प्रतिनिधि जीत जाते हैं। इस प्रकार 80% मतदाता विरोध करते हैं, तो कभी भी आवेदक द्वारा अपने प्रतिनिधि को लौटा सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है लोकमत संग्रह, जो कि लोकमत संग्रह के अंतर्गत सरकार महत्वपूर्ण एवं वैधानिक प्रश्नों पर जनता से सम्मति लेता है। उदाहरण के अनुसार देखें तो ब्रिटेन में यूरोपियन कॉमन मार्केट में सम्मिलित होने के प्रश्न को लोकमत लिया गया था, और गोवा, दमन, दीव में भी इस प्रश्न पर लोकमत लिया गया था कि वहाँ की जनता स्वतंत्र गोवा राज्य के अंतर्गत रहना चाहती है या गोवा का महाराष्ट्र के साथ विलय चाहती है। तो जनमत के अनुसार ही गोवा को स्वतंत्र अस्तित्व रखा गया। इसके बाद आता है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो इसमें अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह है जिसमें जनता शासन, विधि निर्माण या नीति निर्धारण में प्रत्यक्ष रूप से भाग ना लेकर इन कार्यों को अपने प्रतिनिधियों द्वारा करती है। चूँकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता प्रतिनिधि के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है, अतः इसे प्रतिनिधियात्मक लोकमत भी कहा जाता है। तो जे.एस. मिल अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में कहते हैं कि प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र वह होता है
जिसमें संपूर्ण जनता या उसका बहुसंख्यक भाग शासन शक्ति का प्रयोग उन प्रतिनिधियों द्वारा करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। बर्नस्ली भी अपने अनुसार अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में कहते हैं कि प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में नियम यह होता है कि जनता अपने कर्मचारियों द्वारा शासन करती है, जबकि प्रतिनिधियों के द्वारा वह कानून बनाती है और प्रशासन पर नियंत्रित करती है। तो ऐसे ही और एक विचारक आते हैं जिसका नाम है हर्नसा। तो हर्नसा अपने अनुसार अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में कहते हैं कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वोच्च सत्तावान जनता का शासन होता है। इसके बाद अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि इसमें जनता शासन की प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती तथा शासन संचालन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है। संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है और उन प्रतिनिधियों से विधि निर्मात्री व्यवस्थापिका का गठन होता है। संसदीय के शासन में तो कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से ही होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका के प्रधान को भी जनता द्वारा निर्वाचन होता है। चूँकि आधुनिक समय में विश्व के अधिकांश राज्यों में काफ़ी विशाल हो गए हैं तथा विशाल राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की प्रणाली सफल नहीं हो सकती, अतः इसी के कारण अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की प्रणाली प्रचलित है। आज भारत, चीन, रूस, जापान, अमेरिका आदि राज्यों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की प्रणाली मौजूद है, जो कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में सरकार की मुख्यतः 4 प्रकार से विद्यमान है, जिसमें से पहला है संसदीय सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, संघीय सरकार और एकात्मक सरकार। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में सरकार बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अंतर। तो पहला पॉइंट आता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता शासन कार्यों एवं विधि तथा नीति निर्धारण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता इन कार्यों को अपने प्रतिनिधियों द्वारा करती है। और दूसरा पॉइंट में यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र छोटे एवं कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही सफल हो सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र छोटे एवं बड़े राज्य सभी राज्यों में सफल हो सकता है। और तीसरा पॉइंट में कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अपेक्षा जनता के अधिकारों की अधिक गारंटी रहता है। और चौथा पॉइंट में बोल सकते हैं कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों में संघर्ष बना रहता है, जबकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ऐसी कोई बात नहीं होती। और इसके बाद लास्ट आता है 5वां पॉइंट। तो 5वां पॉइंट में यहाँ पर बोल सकते हैं कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में चूँकि निर्वाचन निश्चित अवधि के लिए होते हैं, अतः इस अवधि में इस शासन के निरंकुश होने का भय रहता है। उदाहरण स्वरूप भारत में आपातकाल के समय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार निरंकुश हो गई थी और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में चुनी जनता को अप्रत्यक्ष आवर्तन द्वारा सरकार के प्रतिनिधियों को लौटाने का अधिकार रहता है। अतः इसी के अनुसार सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से आज हमने प्रजातंत्र के बारे में जानने का प्रयास किए, जो कि प्रजातंत्र के 2 भाग होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। और दोनों प्रजातंत्र के बारे में अच्छी तरीके से जानें और इनके गुण और दोष और अंतर के बारे में जानें।
तो जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। आपको वहाँ पर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।